नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज वाराणसी से महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां वाराणसी में काशी तमिल समागम का आज उद्घाटन है। करीब 2 बजे पीएम मोदी काशी तमिल संगम का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी भी काशी तमिल संगम कार्यक्रम में शामिल होंगे। तमिलनाडु के 9 प्रमुख धर्माचार्यों का सम्मान करेंगे, तो वहीं तमिलनाडु के छात्रों से पीएम मोदी संवाद करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचेंगे। तो देखिए, विशेष और बड़े कार्यक्रम हैं और आज का दिन बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि काशी में इस खास आयोजन का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। जो ये कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा, इसके लिए काशी वासी जो हैं उत्साहित हैं, तो तमिल से आने वाले लोग भी बेहद ज्यादा उत्साहित हैं। 2 संस्कृतियां का ये संगम होगा और इस दौरान देखिए कई चीजें सीखने को मिलेंगी, तो वहीं कई चीजों का लुत्फ भी लोग उठाते नजर आएंगे। तो खान पान से लेकर तमाम महत्वपूर्ण चीजों की स्टॉल्स लगाई गई हैं। करीब 75 स्टॉल वहां पर लगाई गई हैं, जिनका आनंद ले पाएंगे काशीवासी भी और तमिलवासी भी। और इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सीएम योगी का आपको अब मिनट टू मिनट कार्यक्रम बता देते हैं। दोपहर 12 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी पहुंचेंगे। दोपहर 12:35 पर बीएचयू हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम। दोपहर 12:35 से प्रधानमंत्री का आगमन और स्वागत का कार्यक्रम रहेगा सीएम योगी का। तो वहीं दोपहर 2 बजे पीएम मोदी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे के बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा। दोपहर 2 बजे से 3:45 तक प्रधानमंत्री काशी तमिल संगम का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 3:50 पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रवाना होंगे और इसी के साथ दोपहर 3:55 पर हेलीपैड बीएचयू पहुंचेंगे। दोपहर 3:55 से 4:05 तक प्रधानमंत्री की विदाई होगी। तो वहीं शाम 4:40 पर एयरपोर्ट वाराणसी पहुंचेंगे। शाम 5:20 पर अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ पहुंचेंगे सीएम योगी। तो देखिए, पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि इस खास आयोजन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री का। और 2 बजे करीब इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेहद ही खूबसूरत तरीके से तैयारियां की गई हैं और देखिए, बहुत ही ज्यादा शानदार ये क्षण होगा जब 2 संस्कृतियों का संगम होगा और 1 महीने तक क्योंकि ये संगम चलने वाला है, तो ऐसे में विशेष तैयारियां हैं, जहां पर कई नृत्य भी इस दौरान दिखाए जाएंगे। तो देखिए, संगम तमिल डेलीगेट्स करेंगे काशी का दौरा और विशेष तैयारियां इसी को लेकर। डेलीगेट्स में 2500 लोग शामिल होंगे। तो वही तमिलनाडु के कलाकार कला का प्रदर्शन करेंगे और इसी के साथ काशी में होगा मिनी तमिलनाडु का एहसास। बरसों पुराना है काशी और तमिलनाडु का नाता और वो एक बार फिर से उजागर होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत है इसका थीम। संगम 19 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलेगा। तो वहीं तमिल डेलीगेट्स भी इसमें मौजूद रहेंगे। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी चीजें यहां पर प्रस्तुत की जाएंगी। तमिल व्यंजन के स्टॉल्स लगे हैं। तमिलनाडु के ओडीओपी के उत्पाद लगे हैं यहां पर और इसी के साथ तमिल थीम पर लगी है ये पूरी प्रदर्शनी। और इस दौरान हैंडीक्राफ्ट और मैदान में काशी तमिल संगम होगा। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट की प्रदर्शनियां रहेंगी जो कि बेहद ही ज्यादा आकर्षित होंगी। तो वहीं तमिल व्यंजन के भी स्टॉल्स लगाए गए हैं जो कि आकर्षण का केंद्र रहेगा। तो देखिए, विशेष तैयारियां हो चुकी हैं। स्टॉल्स में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण रहेंगी ये भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि संस्कृति से जुड़ी हुई जो खास चीजें हैं वो यहाँ पर प्रस्तुत की जाएंगी और जो प्रचलित है वहाँ का वो यहाँ पर पेश किया जाएगा। और कहीं ना कहीं तमिलवासी जो है वो भी काशीवासियों से रूबरू हो पाएंगे, उनकी भी खूबियों को वो जान पाएंगे, उनकी संस्कृति को भी बारीकी से समझ पाएंगे। और क्योंकि ये नाता काफ़ी पुराना है और इसको लेकर दोनों ही संस्कृतियों के जो खास चलचित्र हैं उनको भी देखिए यहाँ पर दिखाया गया जाएगा इस प्रदर्शनी के दौरान। और जो इतिहास के पन्नों में
उन महानायकों के नाम दर्ज हैं, उनका भी देखिए यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है। उनका इतिहास क्या रहा है उसको समझाने का प्रयास, तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को शिक्षित करने का प्रयास होगा कि इतिहास के जो महान लोग हैं उनको ना भूले, आने वाली पीढ़ी भी उसको याद रखे। और इसी को लेकर ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उद्घाटन करना है। और सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी, धर्मेंद्र भी मौजूद रहेंगे। तो तमाम मंत्री और साथ ही साथ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल समेत तमाम दिग्गज इसमें शिरकत करेंगे। और क्या संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाता है ये देखना होगा, क्योंकि तमिल के छात्रों से भी संवाद करना है प्रधानमंत्री को। क्या कुछ कहते हैं वो इस दौरान ये देखना होगा। संस्कृति के बारे में अपना लगाव को किस तरीके से वो एक बड़ी सीख कैसे देते हैं छात्रों को, ये भी देखना होगा। और देखिए विशेष जो तैयारियां हैं उनका अभी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो अदाकाराएं हैं जो लगातार जुड़ी रही हैं दोनों ही इंडस्ट्री से, चाहे तमिल इंडस्ट्री की बात करें या फिर जो खास बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं, तो दोनों का ही संगम देखिए दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में उन लोगों के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने अपना अहम योगदान दिया है कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में, और हर क्षेत्र की एक छोटी सी झलक यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। नृत्यों की बात कर लें तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध है और ऐसे में उसकी भी प्रस्तुति यहाँ पर होगी। और इसी के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान की ये पूरी प्रक्रिया आज देखने को मिलेगी और आज से लेकर 1 महीने तक ये प्रक्रिया ऐसे ही चलेगी। काशी तमिल संगम में कई छोटे छोटे स्टॉल लगाए गए हैं जहां लोग खरीदने और देखने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता डॉक्टर संतोष ओझा की एक खास रिपोर्ट। हम एक बुक स्टॉल पे हैं और इस बुक स्टॉल की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से लगाई गई है। अलग अलग पुस्तकें का यहाँ पे संग्रह है और अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से लोगों को अवगत कराया जाएगा संस्कृति के बारे में। यदि हम आगे की बात करें तो समझा जा सकता है कि यहाँ पे सबसे जो बात खास होगी वो हिंदी, अंग्रेजी और तमिल 3 भाषाओं का यहाँ पे समन्वय किया गया है। हिंदी में जहाँ महापुरुषों को दिखाया गया है, अलग अलग कहानियाँ दिखाई गई हैं, वहीं इंग्लिश में उन लोगों को समाहित किया गया है जो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं या ये कहा जाए कि संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं। दूसरी ओर यदि तमिल की बात करें तो तमिल का भी कमोबेश यही स्थिति है। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों या देश की आज़ादी से जुड़े हुए दूसरे महानुभाव हो, कला और संस्कृति से जुड़े हुए लोगों, उन सब का समन्वय किया गया है। और यही नहीं, इस पुस्तक प्रदर्शनी में एक जो सबसे खास और बड़ी बात देखी गई वो ये कि बच्चों के लिए या छोटे बच्चों के लिए भी तमाम कहानी और कविताओं का संग्रह किया गया है। इन सारे पुस्तकों पे लेने वालों के लिए या ये कहा जाए कि यहाँ पे जो आएंगे सैलानी होंगे, पर्यटक होंगे, उनको अलग अलग रेट पे या ये कहा जाए कि कम रेट पे उन्हें बेचा जाएगा। और बेचने का जो मकसद होगा वो सिर्फ ये होगा कि वो संस्कृति को समझ सके, कला को समझ सके, अपने थाती को समझ सके। अभिषेक के साथ संतोष ओझा, न्यूज। पीएम मोदी के आगमन से पहले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। करीब 2 बजे पीएम मोदी वाराणसी पहुंचेंगे और काशी तमिल संगम का उद्घाटन करेंगे। देखिए उससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल सम्मेलन का आज आगाज इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये जो मंच आप देख रहे हैं, ये मंच अभी तैयार हो रहा है, सुरक्षा कारणों से इसकी जांच हो रही है और इस मंच से प्रधानमंत्री न केवल तमिल और काशी को जोड़ने का प्रयास करेंगे बल्कि ये कहा जाए कि उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा। मंच की दूसरी ओर यदि हम आपको ले चलें तो एक और मंच बना हुआ है जो काफ़ी बड़ा ये भी मंच है। इस मंच पे वो वीआईपी होंगे जो अलग अलग राज्यों के होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, राज्यपाल होंगे। और इसके यदि दूसरी ओर देखा जाए तो दूसरी ओर एक और मंच बनाया गया है, हालांकि वो अभी साज सज्जा के दरमियान है। इस मंच पे भी डेलीगेट्स बैठेंगे, जो प्रतिनिधि हैं वो बैठेंगे। यदि हम आपको सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें इस पूरे कार्यक्रम का, तो एक तरफ जहाँ पे वीवीआईपीज बनाने के लिए अलग से लॉन्ज बनाया गया है, वहीं दूसरी ओर यदि देखा जाए तो दर्शकों को बैठने के लिए, श्रोताओं को बैठने के लिए, पार्टी से जुड़े लोगों को बैठने के लिए या फिर लोगों को और ज़्यादा करने के लिए बनाया गया। ऊपर की यदि हम पंडाल की बात करें, खूबसूरत पंडाल की रचना की गई है, बड़े बड़े LED वॉल लगाए
से जो बड़ी बात इस जगह पे है कि कटआउट अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक बार हम और आप इस फील्ड को दिखाएंगे। इस फील्ड में जो सबसे जो खास बात होगी वो ये होगी कि इस सभा स्थल के चारों ओर छोटे छोटे स्टॉल्स बनाए गए हैं। स्टॉल्स पे अलग अलग चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है, चाहे वो तमिल संस्कृति से जुड़ा हुआ हो या फिर काशी के संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इन स्टॉलों पे तमाम सामान बिक्री होगी, संस्कृति को जानने का अवसर होगा। और यही वजह है कि चाहे वो चित्र प्रदर्शनी हो या फिर दूसरे चीज़ हो, इन चीज़ों को जोड़ के प्रधानमंत्री के साथ ही साथ लोगों का भी स्वागत किया जाएगा। सबसे जो बड़ी बात है, जो आने वाले लोग लगभग 3000 होंगे, उन 3000 लोगों का न केवल स्वागत होगा बल्कि एक नए संस्कृति, एक नए युग का सूत्रपात करने की भी पूरी उम्मीद है। अभिषेक के साथ संतोष ओझा, न्यूज़ 1 इंडिया, वाराणसी। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर का, जहां विक्रम सिंह सैनी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट से विक्रम सैनी को नियमित तौर पर जमानत मिली है। सजा पर रोक लगाए जाने के मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई तो रुक सकता है खतौली का उपचुनाव। तो वहीं जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, विक्रम सिंह सैनी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। जहां देखिए, हाईकोर्ट से विक्रम सैनी को नियमित तौर पर जमानत मिली और इसी के साथ सजा पर रोक लगाए जाने को लेकर मामला जो है उसको सोमवार को सुनवाई होगी। अगर रोक लगा दी जाती है तो देखिए, खतौली का उपचुनाव नहीं होगा और उस पर भी रोक लग सकती है, क्योंकि खतौली का उपचुनाव इसी लिहाज से हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मामला चल रहा है। और इसी के लिए देखिए, मैदान में सभी प्रत्याशियों की भूमिका तय हो चुकी है। लेकिन इसी बीच ये बड़ी जानकारी, जहां मुजफ्फरनगर से हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विक्रम सैनी को नियमित तौर पर जमानत मिली है। सजा पर रोक लगाए जाने के मामले में अब सोमवार तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि सोमवार को सुनवाई होगी। कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई तो रुक सकता है खतौली का उपचुनाव। जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने आदेश दिया है। जमानत हुई है और अब अगला स्टेप क्या रहेगा आपको? 21 तारीख लगी है सुनवाई की। 21 तारीख के बाद होगा जो कुछ होगा। चुनाव के लिए रोकने के लिए कोई याचिका भी डाल रहे हैं? वो बाद में होगा ना, हाई कोर्ट के फैसले के बाद। अच्छा, किस तरह की यहाँ पे फाइट कैसे चल रही है आपकी? बढ़िया चल रही है, एक तरफा चुनाव है, अभी पक्की जमानत। हमारे संवाददाता सचिन जौहरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, देखिए, खतौली उपचुनाव होगा या नहीं होगा, सोमवार को फैसला होगा, क्योंकि जमानत तो मिल गई है विक्रम सैनी को, और अगर रोक लगा दी जाती है उनकी सजा पर भी तो कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर हो जाएगा। सचिन, मेरी हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत विक्रम सैनी को मिली है। जमानत दे दी गई है और अग्रिम जो सुनवाई होनी है वो 21 तारीख को यानी कि परसों सोमवार को होगी और तभी निर्णय होगा। याचिका डालेंगे, अगर सुनवाई में इनके फैसले हक में फैसला आता है तो उसके बाद हो सकता है कि उपचुनाव पर भी रोक लग जाए। जी बिल्कुल। और क्या कुछ हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है जब उनको ये राहत दी गई है? तो देखिए, हाईकोर्ट से उन्हें जमानत तो दे दी गई है, लेकिन अग्रिम फैसला जो है तो वो 21 तारीख को आएगा और उसके बाद ही आगे की रणनीति तैयार करेंगे। वैसे पूरी तरह से जो विक्रम सैनी है वो संतुष्ट हैं कि अपने ही हक में फैसला आएगा। जी बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सचिन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से अब खबर, जहां यजदान बिल्डर मामले पर अब शासन में सुनवाई होगी। जहां 23 नवंबर को सचिव आवास एवं शहरी नियोजन के यहां सुनवाई। 23 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे सचिव आवास करेंगे सुनवाई। यजदान बिल्डर बनाम एलडीए मामले पर सुनवाई होगी। पुनरीक्षण वाद मामले में सचिव आवास एवं शहरी नियोजन करेंगे सुनवाई। एलडीए के विहित प्राधिकारी ने बिल्डिंग को गिराने का निर्देश दिया है। तो देखिए, यजदान बिल्डर बनाम एलडीए मामले पर सुनवाई होगी और इसी पूरे मामले पर पुनरीक्षण वाद मामले में सचिव आवास एवं शहरी नियोजन सुनवाई करेंगे। एलडीए के विहित प्राधिकारी ने बिल्डिंग को गिराने का निर्देश दिया है। तो यजदान बिल्डर मामले पर अब शासन में सुनवाई होगी। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें किस तरीके से बिल्डरों की मनमानी सामने आ रही थी। 23 नवंबर को सचिव आवास एवं शहरी नियोजन की यहां सुनवाई हो और देखिए 23 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे
सचिव आवास करेंगे सुनवाई। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या जानकारी यजदान बिल्डर की देखिए अब सुनवाई होगी इस पूरे मामले की, और क्या कुछ देखिए निर्णय क्या निकलकर सामने आएगा, क्योंकि लगातार इस तरीके से जो मामले सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो यजदान बिल्डर को लेकर मामला लगातार हाई प्रोफाइल है और लगातार कहीं न कहीं मामला उलझता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एलडीए ने पूरे मामले की सुनवाई की थी और जो एलडीए के विहित प्राधिकारी हैं उनकी तरफ से स्पष्ट तौर पर आदेश जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि यजदान बिल्डर की जो बिल्डिंग बनी हुई है वो अवैध है और उसको गिरा दिया जाना चाहिए, और जिसको गिराने को लेकर 1 महीने का नोटिस भी 9 तारीख को दिया गया था, जिसमें 9 दिसंबर तक का वक्त है। अगर यजदान बिल्डर की तरफ से एलडीए में अपना पक्ष नहीं रखा जाता है तो 9 दिसंबर के बाद किसी भी समय एलडीए इस बिल्डिंग को गिरा सकता है। हालांकि बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि मामला हाईकोर्ट में गया, जिसके बाद फिलहाल हाईकोर्ट ने यह कहा था कि जब तक सुनवाई हो रही है तब तक एलडीए अपने हिसाब से इन सारी चीजों को देखे, और जो बिल्डिंग गिराने को लेकर है मामला उस पर किसी भी तरीके की टिप्पणी से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था, क्योंकि पूरे मामले को लेकर शासन ने भी संज्ञान ले लिया है। जो सचिव शहरी आवास एवं शहरी नियोजन है उनके यहाँ इस पूरे मामले को लेकर अब तिथि लग गई है कि 23 तारीख को शाम 3:30 बजे एक सुनवाई की जाएगी। उस सुनवाई के दौरान यजदान बिल्डर अपना पक्ष रख सकेंगे। अगर उस पक्ष से संतुष्ट होता है शासन, तो ऐसी स्थिति में शासन आगे का दिशा निर्देश जारी करेगा कि अब इस बिल्डिंग का क्या किया जाए, आखिर इस नजूल की भूमि पर बनी बिल्डिंग को आया जाए या फिर इसके आगे किस तरीके की कार्रवाई की जाए। इन बहुत सारी चीजों को लेकर कहीं न कहीं ये सुनवाई होगी। हालांकि पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई थी यजदान बिल्डर की तरफ से, जिस पर शासन ने ये तिथि नियत की है कि 23 तारीख को शाम 3:30 बजे इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी, और कहीं न कहीं इस सुनवाई के जरिए से कोशिश होगी कि देखा जाए कि आखिर जो लोग पोजीशन ले चुके हैं, मतलब जो लोग इस यजदान बिल्डर में अपना पैसा लगा चुके हैं, रह रहे हैं, उनके हित में क्या फैसला शासन की तरफ से लिया जाए। निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई मिलती है इस सुनवाई के दौरान, ये देखना होगा। इसके आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, जहां राजेश कुमार अग्रहरी डीजीपी को देखेंगे ज्ञापन, जहां निधि गुप्ता हत्याकांड को लेकर डीजीपी को देंगे ज्ञापन, तो वहीं थोड़ी देर में डीजीपी कार्यालय पहुंचेंगे राजेश मसाला। निधि हत्याकांड मामले में दोषी पर कड़ी कार्रवाई को लेकर ये ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, पूरा ये मामला जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को छत से धक्का दिया, और इस पूरे मामले में देखिए राजेश कुमार अग्रहरी डीजीपी को ज्ञापन सौंपेंगे निधि गुप्ता हत्याकांड को लेकर। थोड़ी देर में डीजीपी कार्यालय वो पहुंचेंगे राजेश मसाला, और उसके बाद निधि हत्याकांड मामले में दोषी पर कड़ी कार्रवाई को लेकर ये ज्ञापन रहेगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके बने हुए हमारे साथ। एसके, देखिए ज्ञापन सौंपा जाएगा, लगातार इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, और इस बीच ये मांग की जा रही है कि कड़ी कार्रवाई हो जो आरोपी है उस पर, और इसी को लेकर ये ज्ञापन रहेगा। हत्याकांड को लेकर राजेश अग्रहरी, जो कि राजेश मसाला के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो डीजीपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और डीजीपी को वो ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें स्पष्ट तौर पर ये मांग है कि जो निधि गुप्ता का हत्यारा है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जो भी ऐसे मामले हैं जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हैं उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 25,000 का इनाम घोषित किया था। आरोपी सुफियान को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अब राजेश अग्रहरी की तरफ से मांग की जा रही है डीजीपी ऑफिस में कि जो भी पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई को और कठोरता के साथ किया जाए, जो दोषी है उसके खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाए, और इस तरीके के मामले भविष्य में ना हो इसको लेकर भी पुलिस को निर्देशित किया जाए, ताकि ऐसे मामलों पर पूरी तरीके से पुलिस की निगाह रहे। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक कोशिश है कि जो भी इस तरीके के केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कहीं न कहीं अपनी तरीके से एक अलग तरीके के मामले हैं, जिसमें प्रेमिका को दोषी आरोपी ने 4थी मंजिल से फेंक दिया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद वो फरार हो गया था। 25,000 का उसके ऊपर इनाम घोषित हुआ। 2 दिन तक लगातार पुलिस उसकी तलाश करती रही। हालांकि वो पुलिस की गिरफ्त में है, मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी हुई थी, और निश्चित है कि कहीं न कहीं इन सारी चीजों को लेकर राजेश मसाला काफी दुखी हैं, और उन्होंने डीजीपी को इस पूरे मामले को लेकर ज्ञापन देने का निर्णय लिया, और डीजीपी मुख्यालय पहुंचे हैं और वो ज्ञापन देने जा रहे हैं। और कहीं न कहीं एक कोशिश होगी कि ऐसे आरोपी के खिलाफ कठोर एक्शन हो और एक नजीर बने, ताकि दूसरे जो लोग हैं वो इस तरीके की कोई घटना करने से पहले 1000 बार सोचें।
जी। बिल्कुल, और देखिए उसी कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से अब खबर, जहां सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट। जेल में सत्येंद्र जैन का मसाज कराते वीडियो वायरल हो रहा है। सत्येंद्र जैन को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। बीजेपी ने जेल नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है सत्येंद्र जैन, और इस दौरान उनके स्पेशल ट्रीटमेंट का जो वीडियो है वो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और इस वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है भारतीय जनता पार्टी। तो किस तरीके से वो फुट मसाज ले रहे हैं, हैंड मसाज ले रहे हैं, हेड मसाज ले रहे हैं, और इसका ये जो पूरा वीडियो है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेर रही है कि आखिर तिहाड़ जेल में भी स्पेशल ट्रीटमेंट ले रहे हैं सत्येंद्र जैन, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी जमानत याचिका बार बार खारिज की जा रही है, और इस बीच वो फुट मसाज ले रहे हैं, बैक मसाज ले रहे हैं, हैंड मसाज ले रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये एक थेरेपी है उनके लिए, और अदालत की तरफ से इजाजत दी गई है, क्योंकि उनकी तबीयत के चलते उनको ये इजाजत दी गई है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से इस वीडियो को लेकर आमने सामने आ गए हैं। उन्नाव में भूमि पूजन के दौरान कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने बड़ा बयान दिया है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर मीडिया से बात के दौरान उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड और दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड पर कड़ी कार्रवाई की मांग की उन्होंने, और उन्होंने आगे कहा कि वक्फ बोर्ड पाकिस्तान में ही होना चाहिए। मेरा ही जज, मेरा ही वकील, मेरा ही सब कुछ। वक्फ पर हम कुछ बोलना भी नहीं चाह रहे हैं। आगे कहा कि सनातन बोर्ड भारत में होगा तो हम सभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे। आपको बता दें कि देवकी नंदन ठाकुर लगातार सनातन बोर्ड भारत में होने की मांग कर रहे हैं। मांग करते हैं कि अगर सनातन बोर्ड होगा तो सनातन के माध्यम से मानवता बचेगी, मानवता बची तो पूरा विश्व बचेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सिर्फ सनातन सिखा सकता है, कोई और नहीं सिखा सकता है। और जब कोई और नहीं सिखा सकता है तो जो सबको बचा सकता है उस सनातन की परम आवश्यकता है। और सनातन बोर्ड बनाने में, स्पेशली भारत में, हम पाकिस्तान में थोड़ी कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। हम बोर्ड कह रहे हैं, अगर वक्फ बोर्ड है तो वो पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन सनातन बोर्ड है तो वो भारत में होना चाहिए। तो ये भारत, अगर हम चाहते हैं कि सनातन बोर्ड हो तो अवश्य सनातन बोर्ड हो, जिससे हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी दिशा और अच्छी ज्ञान उनको हम लोग दे सकें। किसी के बोर्ड के विषय में बात करूंगा। एटा से अब खबर, जहां अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चला है। जिला प्रशासन की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। 300 से ज्यादा दुकानदारों के खिलाफ अतिक्रमण अभियान। कस्बा सराय अगस्त का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, जिला प्रशासन की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है, जहां 300 से ज्यादा दुकानदारों के खिलाफ अतिक्रमण अभियान चलाया गया। और इस कार्रवाई से देखिए वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। कस्बा सराय अगस्त का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।